हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दस में डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, एक बड़ी मेजर, एक बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ आ रही है और ये न्यूज़ शायद हमारे लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है। इन अ वे, अगर ये चलता रहा तो दिस इज गोइंग टू बी सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ दैट वी हैव हर्ड इन अ वाइल। और पूरी दुनिया में जहां पर इतनी जंग हो रही है, चाहे वो इसराइल में हो, इसराइल गाजा, इसराइल ईरान, वी आर हियरिंग दिस, रशिया यूक्रेन, आफ्टर अ वाइल हमें एक ऐसी खबर सुनने को आ रही है जिस खबर में हम ये सुन रहे हैं कि दो नेशंस विच वर प्रैक्टिकली एट द वर्ज ऑफ हैविंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, आज हमारे और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस हो रही है। नाउ व्हाट इज डिसएंगेजमेंट? इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। ये जो आप ब्रेकिंग न्यूज सुन रहे हो, राइट, कि इंडिया एंड चाइना विल कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ मिलिट्री डिसएंगेजमेंट अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑन मंडे यानी कि आज का ही मैं बना रहा हूं, हो सकता है आप ये ट्यूसडे को देख लो, लेकिन मैं मंडे को ये वीडियो बना रहा हूं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसएंगेजमेंट। जब भी कोई स्टैंड ऑफ होता है, वॉर नहीं हो रहा है, स्टैंड ऑफ हो रहा है, तो एक मिलिट्री टेक्निक होती है विच इज कॉल्ड मिररिंग। आपका एक सोल्जर खड़ा होगा, मेरा सोल्जर राइट अक्रॉस द बॉर्डर, मैं भी उसको फेस करता रहूंगा। आप एक टैंक खड़ा कर दोगे, मैं भी खड़ा कर दूंगा। आप एक आर्टिलरी पीस खड़े करोगे, हम भी खड़ा कर देंगे। सो द पॉइंट यहां पर है कि इट इज अ स्टैंड ऑफ, राइट, आई टू आई। दिस इज यू आर आई बॉलिंग वन अनदर, कि किसी हाल में भी कोई भी अगर मूव करे तो द अदर वन इज नॉट सरप्राइज। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि ना मैं जीता ना तुम हारे, इन अदर वर्ड समवेयर इन द मिडल। अब ये वॉर नहीं है, लेकिन एक वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि एक पोटेंशियली कोई एक गलत कदम, किसी का एक गलत स्टेप, एंड द सिचुएशन कैन गो आउट ऑफ हैंड विदाउट यू नोइंग, पता भी नहीं चलेगा। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर डीलिंग विद टू वेरी बिग आर्मीज, टू वेरी वेल आर्म्ड आर्मीज, राइट, जो कि आर्म टू द टीथ है इन ट्राइंग टू डिफेंड एंड इन ऑर्डर टू कन्वे टू द अदर वन कि हम लोग तुम्हारी दादागिरी नहीं सहेंगे। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन। सो आज, थैंक्स टू द डिप्लोमेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया स्पेशली, हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां पर डिसएंगेजमेंट हो गई। बहुत सारे नेसेयर्स, बहुत सारे नेगेटिव लोग इंडिया में इस बात को बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। एवर सिंस ये डिसएंगेजमेंट, एवर सिंस ये स्टैंड ऑफ हुआ था, वे बैक 2020 के आसपास ही, ये जब ये स्टार्ट हो गया था, तब से बोल रहे थे ओहो मोदी गवर्नमेंट क्या करिए, बट द गवर्नमेंट वाज डूइंग, इट इज अ रियलिस्टिक गवर्नमेंट, दे वर डूइंग द जॉब, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल जॉब हैव दे फाइनली डिलीवर्ड। दैट डिसएंगेजमेंट होगी। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिसएंगेजमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट, कि आपको ये पूरी हिस्ट्री पता हो, कि आपको पता होना चाहिए कि डिसएंगेजमेंट होने से पहले इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स का बैक हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस। सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। सब कुछ मीन्स सब कुछ। व्हाट इज द बॉर्डर इशू। इनफैक्ट अभी भी जो स्टैंड ऑफ खत्म हो गया है, डिसएंगेजमेंट, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज है वो खत्म हो गए। बाय नॉट इवन अ स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, आज भी हमारे बॉर्डर इश्यूज है, बिकॉज देयर इज अ बैक स्टोरी टू दैट। सो तुम लोग क्योंकि अगले जेनरेशन के ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हो, तो तुम्हें एक्चुअली मालूम होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है क्या। सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स स्टे ट्यून, ओके, एंड पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एक एक वर्ड टेक्निकली मैं बताऊंगा। मेक श्योर दैट यू टेक डाउन नोट्स, ये तुम्हारे मेंस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, और एज इट इज एक एजुकेटेड और एक एनलाइटेंड इंडियन सिटीजन को ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, डोंट वेस्ट अ सेकेंड हियर, लेट्स ट्राई एंड पे क्लोज अटेंशन टू एवरीथिंग। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, ये हमारा ऑफर है विच इज अ ह्यूज ऑफर, विच इज अ दिवाली ऑफर। फ्लैट 55% ऑफ है और अप टू 9 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन है। 23,999 में आपको ये ऑफर मिल रहा है, और ये एक अमेजिंग ऑफर है, लेकिन ये एक टाइम बाउंड ऑफर है, इन द सेंस कि 28 अक्टूबर, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 30th ऑफ अक्टूबर तक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, प्राइसेस 10% बढ़ जाएंगे। वाई डू यू वांट टू स्पेंड अ पेनी मोर जब इतना अच्छा ऑफर आ रहा है? मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस।
आपको ये ऑफर लेना है तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE। इसकी जो सारे के सारे डिटेल्स है वो इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएंगे, वहां जाओ, वहां पे यूज करो SIDLIVE। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, और अनअकैडमी पर अभी तक 34 करोड़ प्लस लाइव मिनट्स मुझे वॉच किया जा चुका है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट टीम SIDLIVE इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टीम्स एट अनअकैडमी। मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कमिंग टू आज का वीडियो, एज आई टोल्ड यू, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस पार्ट। तो जब हम लोग किसी भी कंट्री को या कंट्री के इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पहले उस कंट्री को पल्ले पड़ना बड़ा जरूरी होता है कि व्हाट इज दैट कंट्री थिंकिंग, उस कंट्री का थॉट प्रोसेस क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है। मैं नहीं जाने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू अ डीप डाइव ऑफ कि यार चाइना का थॉट प्रोसेस क्या है। इन अदर वर्ड्स, मैं उनके बैठ के सारी बुक्स तो नहीं खोलने वाला, लेकिन मैं तुम्हें एक लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी एक ही झटके में बता देता हूं। चाइना और इंडिया में कुछ सिमिलैरिटीज है। कैसे सिमिलैरिटीज है? चाइना और इंडिया दोनों ही अपने एंशियंट टाइम्स में एम्पायर्स थे। हमारे उनके पास भी एम्पायर्स थे, मिंग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे यहां पर भी बहुत सारी डायनेस्टीज थी। हमारे भी गुप्ता एम्पायर्स थे, मुगल्स थे, सल्तनत सिस्टम्स थे, मराठास थे, सिख्स थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारा भी डेक्कन में हमारे पास बड़ी जबरदस्त विजयनगर एम्पायर था, चोलास था। वी वर वेरी पावरफुल। तो ये बताना क्यों जरूरी होता है? एक कंट्री को जो एम्पायर्स होता है उनको राज करने की आदत हो चुकी होती है। वी नो हाउ टू रूल। हमारा सिस्टम होता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम राज कर सकते हैं। तो इंडिया भी एक एंशियंट टाइम्स में एम्पायर था और चाइना भी एंशियंट टाइम्स में एम्पायर था। दिस इज सिमिलैरिटी नंबर 1। सिमिलैरिटी नंबर 2 इज कि इंडिया भी द सम टोटल ऑफ तक्षशिला, नालंदा, इसकी वजह से हम लोग भी हब ऑफ एजुकेशन थे, बिल्कुल। और चाइना में भी एजुकेशन, विजडम, नॉलेज, ये सब कुछ बहुत ज्यादा फैला होता था। तो वहां पर भी एजुकेटेड सिस्टम था, हमारे यहां भी एजुकेशन सिस्टम था। वहां भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हुई, महल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना। इंडिया में भी बड़े बड़े कासल्स बने, दुर्ग बने, फोर्ट्स बने। सो वी वर वेरी सिमिलर टू दैट। इनफैक्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इफ यू नो, कि चाइना के ट्रैवलर्स इंडिया आते भी थे, वेनसांग, फा हायन, ये सब लोग आए भी थे। सो देयर वाज क्वाइट अ बिट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, देयर वाज क्वाइट अ बिट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। एक और सिमिलैरिटी है विच इज एन अनफॉर्चुनेट सिमिलैरिटी। वो सिमिलैरिटी है कि दोनों बिकेम द विक्टिम्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंग्लैंड और यूरोपियन पावर्स ने जब एशिया और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कॉलोनाइज किया, साम्राज्यवाद शुरू हुआ बाय द स्पिरिट ऑफ और बाय द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। तो इंडिया भी विक्टिम बना और चाइना भी विक्टिम बना, और दोनों ही कंट्रीज का हाल बड़ा बुरा हो गया। सो बाय द एंड ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस, इंडिया और चाइना बहुत ही बुरी तरह से इम्पोवरिश्ड हो गए थे। सो इंडिया और चाइना का दोनों का हाल बड़ा बुरा हुआ। दिस इज ऑल्सो द ट्रुथ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ द सिचुएशन यहां पर यह हुई कि 20th सेंचुरी के शुरुआत से चाइना का थोड़ा सा मोड चेंज हो गया था। चाइना में बहुत सारे वॉर्स होने लग गए थे। वॉर्स एज एन जो नेशनलिस्टिक पार्टी है, ओके, द कुओमिंटांग और माओस के बीच में, दैट इज द माओवादी जो थे, ओके, कम्युनिस्ट थे, उनके बीच में बैटल्स हो रहे थे। जापान ने चाइना पे अटैक भी किया था, द मंचूरिया का अटैक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो चाइनीज लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग। इंडियंस एक नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल विच वाज अ पीसफुल स्ट्रगल, गांधीयन पॉलिसी के बेसिस पर हम लोग उस पॉलिसी के अनुसार ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर निकाल रहे थे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, 20th सेंचुरी के आसपास थोड़ी बहुत डिविएशन आने लग गई है। सो चाइनीज आर काइंड ऑफ बेलिजरेंट, दे आर पग्नेशियस, वी आर नॉट फॉर द टाइम बी। एक और इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी, अब क्या सिमिलैरिटी कि दोनों ही एशिया के बहुत बड़ी कंट्रीज है। दे वर रेफर टू एज एशियन जायंट्स, और दोनों ही कंट्रीज में बड़ा एरिया भी है, दोनों ही कंट्रीज में बड़ी पॉपुलेशन भी है, और दोनों ही कंट्रीज में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब छोड़ के चले गए तो दोनों ही कंट्रीज बड़ी बुरी तरह से पुअर हो चुकी थी।
So these were very similar conditions. Now here is where the similarity ends. अब चाइना को समझना और हमारा बोलना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं. कैसे कह रहे हो? क्योंकि सेम सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते. ये तुम्हारे आसपास भी तुमने देखा होगा. एक ही एनवायरमेंट होता है, दो भाई एक ही एनवायरमेंट में आते हैं, दो दोस्त एक ही स्कूल में जा रहे होते हैं, लेकिन एक ही सिचुएशन को दो लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और उसके हिसाब से उनका पूरा का पूरा मोड ऑफ एक्शन बदल जाता है. आई होप तुमने इस चीज को नोटिस किया होगा. और उसी बेसिस पर चाइना एक अलग ही दिशा में जा रहा था. चाइना का जो नेशनल थिंकिंग प्रोसेस है वो माओ जेडोंग या फिर माओ त्से तुंग से प्रेरित है. तो जैसे हम लोग फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को रेफर करते हैं, वैसे इनका जो कल्चरल रेवोल्यूशन में विक्ट्री हुई वो माओ की वजह से हुई. माओ एक बड़ा ही वायलेंट लीडर था. ही वॉज, वो कहते हैं ना, कम्युनिस्टों का कम्युनिस्ट था वो, राइट. कम्युनिस्ट तो खुद ही काफी वायलेंट रेवोल्यूशन में विश्वास रखते थे, बिकॉज कार्ल मार्क्स की थ्योरी ये थी कि वायलेंस हैज टू बी ब्रॉट, रेवोल्यूशन हैज टू बी ब्रॉट. इट इज बहुत जरूरी पार्ट था कि वी विल ओवरथ्रो थिंग्स बाय वायलेंट रेवोल्यूशन. इन कम्युनिस्टों में कम्युनिस्ट था माओ. ओके, एग्जाम्पल, मतलब एक ऐसा एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है, एक अलग एग्जाम्पल कि यार इतना भी वायलेंट कोई हो सकता है. तो इसकी कहानियां इतनी ज्यादा दर्ज नहीं हुई है, लेकिन हिटलर इसके आगे कॉमेडियन लगेगा, बिकॉज ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही वायलेंट था. सो माओ, स्टालिन, इनके बारे में कथाएं लिखी जा सकती है. तो हिटलर हमको बड़ा ही कॉमेडियन सा बंदा लगेगा कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा था, करने वाले तो भाई ये लोग थे. सो इसने एक थ्योरी दी जिसको बोला गया राइट पाम थ्योरी. तो ये राइट पाम थ्योरी कुछ ऐसे है, टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. तो मैं ऐसा हाथ रखता हूं, मेरा हाथ है भाई, ये माओ का हाथ दिखा रहा हूं मैं, मेरा नहीं है. तो ये जो राइट पाम थ्योरी के अनुसार, राइट, इसने बोला कि ये जो पार्ट है, तुम नोटिस करो, हाँ, जो पाम है ये ना टिबेट है. सो इतने पार्ट को उसने टिबेट मान लिया. ये 5 उंगलियां इंडिया के मैप के अंदर जा रही है. तो ये क्या जा रही है? इसने बोला पहले हम तिब्बत को खा जाएंगे, राइट. तो हम लोग तिब्बत को खा जाएंगे. तो ये राइट पाम थ्योरी थी कि पहले तिब्बत हमारा हो जाएगा. ओके, पहले मैं तुम्हें राइट पाम समझाता हूं, फिर मैं तुम्हें तिब्बत और चाइना की भी कहानी सुनाता हूं. फिर उसके बाद हम लोग लद्दाख, ये वाला पार्ट, लद्दाख हम लोग ऑक्यूपाई कर जाएंगे. दूसरा इनका निशाना नेपाल है. ओके, आई होप मैं समझा पा रहा हूं. तीसरा निशाना इनका सिक्किम है. चौथा निशाना इनका भूटान है. और 5वां निशान इनका अरुणाचल प्रदेश है. तो तुम नोटिस कर रहे हो, सारी की सारी जो खबरें तुम सुन रहे हो, वट एवर दैट यू आर हियरिंग, आपको इन्हीं एरियाज में दिख रही होगी. ओके, तिब्बत की प्रॉब्लम, लद्दाख अक्साई चिन की प्रॉब्लम, नेपाल के ऊपर इनका जो आजकल बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित हो रहा है, राइट, सिक्किम, नाथुला नाकुला, भूटान, डोकलाम एंड अरुणाचल प्रदेश, जहां पर द तवांग वैली रीजन में इनका हमेशा ध्यान वहीं पर ही जाता है. अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो तुम नोटिस कर रहे हो कि ये इसने मुंह से, सामने से बोल दिया. सो इसको बोला गया द राइट पाम थ्योरी ऑफ माओ. यानी कि इनका जो फादर ऑफ द नेशन है, ओके, दैट इज माओ जेडोंग, वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, सामने सामने बोल रहा है, छुपा भी नहीं रहा वो. ओके, वो मुंह से बोल रहा है कि भाई चाइना एक्सपैंड करेगा, चाइना एक्सपेंशनिस्ट है. अब चाइनीज से पूछो, माओ से पूछो कि भाई तू क्यों एक्सपैंड करना चाहता है, इतना बड़ा चाइना तो है ही, राइट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड का 2nd या 3rd लार्जेस्ट कंट्री तो है ही, समथिंग ऑन दिस लाइन. तेरे को और क्या करना है? तो चाइना क्या बोलता है, तुम्हारी है ना उम्मीदें कम है हमसे, हम बनना चाहते हैं मिडिल किंगडम. मिडिल किंगडम एज एन एक वो जो पुराना जमाना था, जब चाइना में सिल्क रूट हुआ करता था, चाइना में एम्पायर्स बनते थे, हम वो दिन दोबारा देखना चाहते हैं. मैंने कहा ये सही है भाई. ओके, तुम्हारे उस टाइम पे एम्पायर्स बनते थे, तुम्हें आजकल की दुनिया में भी एम्पायर्स चाहिए. तो ये चाइना का मेथड है विच इज कॉल्ड एक्सपेंशनिस्ट.
तो एक कंट्री है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, एक कंट्री है और उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा ही एक्सपेंशनिस्ट है। तो माओ के दिमाग में बैठा हुआ है, और माओ के दिमाग में जो बैठा होगा वो माओ उस देश की सरकारों में बैठा होगा, उस देश के मीडिया में बैठा होगा, उस देश के प्रेस में भी यही बातें हो रही होगी, वहां के स्कूल्स में भी यही पढ़ाया जा रहा होगा, वहां के कॉलेज भी यही पढ़ा रहे होंगे। वो जो बच्चे बड़े होंगे तो आम जनता भी एक दूसरे से यही सब बातें करती रहेगी कि एक ना एक दिन हम लोग मिडिल किंगडम बनेंगे। एज अपोज टू दैट हम चलते हैं इंडिया, तो हम लोग उनके नेबर है, बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होने के बावजूद हम लोग जो एक चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी तो विचारधारा ही अलग है। क्या बात करो, हमारी विचारधारा तो नेहरूवियन गांधीयन कॉन्सेप्ट है, जिसे बोला जाता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये तो सर अलग ही दुनिया चल रही है। सो ये है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की दुनिया, राइट। ये बोलते हैं कि जी तुम भी जियो और हम भी जीते, जियो और जीने दो। सो गांधीयन कॉन्सेप्ट तो है ही सारा का सारा नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पर, कि जी हमें तो कोई, तुम एक थप्पड़ मारोगे हम फिर आगे आ जाएंगे कि दूसरा भी मार लो, लेकिन हम हिंसा का मौका नहीं देंगे। तो हम तो खुद ही बोले जियो और जीने दो। अब तुम नोटिस करो कि एक जगह पे है माओ का कॉन्सेप्ट जो बोला जी मेरे को तो फैलने का है, ओके, मुझे तो बहुत बड़ा बनना है, अभी तो मिडिल किंगडम पूरा आना है। और हम, उसने तो मुंह से दिखा भी दिया, ये देखो जी राइट पाम थ्योरी, और वो पाम में से जो उंगलियां जा रही है वो तो हमारे बॉर्डर में घुस रही है, राइट, हमारे देश के अंदर जा रही है, नेपाल में जा रही है, सिक्किम में जा रही है, लद्दाख में जा रही है, अरुणाचल में जा रही है, भूटान में जा रही है। और हम यहां पर बैठ के बोल रहे हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यहां पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर मैं यहां पर सामने सामने से पूछ लूं ना कि एक्चुअली तुम क्या सोच रहे हो, तो ये जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है ना, इसको फॉरेन पॉलिसी की भाषा में बोला जाता है आइडियलिज्म। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आइडियलिज्म। इसमें ना प्रैक्टिकलिटी नहीं होती, ये आइडियलिज्म है। नाउ व्हाट डज आइडियलिज्म मीन? आइडियलिज्म का मतलब होता है आइडियल, ओके, ऐसा ही होना चाहिए, दुनिया में सब अच्छे होने चाहिए, शांति होनी चाहिए। सो द पॉइंट हियर इज, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बट ये क्या बोल रहा है? हाउ द वर्ल्ड ऑट टू बी। लाइन क्या मैंने बोला? हाउ द वर्ल्ड ऑट टू बी, हाउ द वर्ल्ड शुड बी। शुड है क्या? ये नहीं सर, होना कैसे चाहिए? वो ना, वो गाना था ना, आ चल के हमें एक, क्या था वो, आ चल के तुम्हें लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। भाई ऐसी दुनिया कहां है? ओके, इजराइल को जाके मिल लो, ओके, दिख जाएगा तुमको, ओके, रशिया यूक्रेन में घूम आओ एक बार, पता चल जाएगा कि दुनिया ऐसी थोड़ा ना चलती है। ओके, क्या चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, ये तो आइडियलिज्म है। और आइडियलिज्म जब रियलिज्म से टकराती है, यथार्थवाद से टकराती है, तो आइडियलिज्म टुकड़े टुकड़े हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और खासकर आजकल की दुनिया में जहां पर वन अपमैनशिप, डॉग ईट डॉग सिचुएशन पड़ी है। लेकिन इंडिया जब शुरू किया तो गांधीयन कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट किया, और इंडिया जब शुरू किया तो नेहरू जी की सरकार से स्टार्ट किया। अब नेहरू जी और गांधीयन कॉन्सेप्ट को हम लोग नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। नेहरू जी की पूरी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पूरी की पूरी आइडियलिस्टिक थी कि जी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हुआ। वो रीसर्जेंट एशिया की बात कर रहे थे। वो बोले थे कि एक दिन एशिया में सब गले मिलके रहेंगे, एशिया बड़ा होगा, कोई आर्म्स रेस नहीं होगी। उन दिनों कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध। तो नेहरू जी का यह कहना था कि हम ना ये इस पार्टी के साइड जाएंगे, यानी कि ना अमेरिका की तरफ जाएंगे, ना हम लोग रशिया की तरफ यानी कि यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। हम तो एक अलग ही दुनिया बना के रहेंगे, जहां पर आज चल के हमें लेकर चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां ना गम हो ना आंसू हो, बस प्यार ही प्यार हो। बहुत अच्छा लगता है। ओके, किताबों में बड़ी अच्छी बातें लगती हैं। लेकिन चाइना बाजू में बैठ के हंस रहा था, क्योंकि चाइना बोल रहा था अजीब लोग है यार, मैं इनको कच्चा चबाने की सोच रहा हूं और तुम यहां पर बैठ के ऐसी ऐसी बातें करो। एंड दैट इज वाई देयर वॉज नो रीजन कि हमारे बीच में एक मेजर, वी वर नॉट ऑन द सेम पेज,
okay, at all, because they were thinking something else, we were thinking something else. So the point was, the situation is this now, things suddenly change now. First of all, आज का चाइना ऐसा क्यों है, okay? पहले ये बात समझना बड़ा जरूरी है, फिर हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि आज चाइना क्या है। ऑलराइट, सो चाइना में ना, इसको ना नॉर्मल भाषा में नूवो रिच बोलते हैं। आज का जो चाइना है वो बड़ा ही बेलिजरेंट चाइना है। बेलिजरेंट समझते हो, लड़ाका चाइना हो गया, एरोगेंस आ गई, अकड़ आ गई, अकड़। ओके, अकड़ मालूम है कब आती है? जब अचानक तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारी पावर आ जाए। 1970 तक, 1970s तक चाइना वॉज अ वेरी इम्पावरिश कंट्री। इनफैक्ट हम इंडिया को गरीब बोलते थे, तो हम अपने आप को दिलासा ऐसे दे देते थे कि यार चाइना तो और गरीब है, लेकिन चाइना के पास अब सडनली पैसा आ गया, और इतना आ गया है कि वो शायद बहुत जल्दी यूएसए को सरपास कर देगा, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ इकोनॉमी, बट आई एम श्योर के आसपास तो होगा ही होगा। तो चाइना अब बड़ा पावरफुल और बेलिजरेंट कंट्री है, और उसको ये अकड़ आए हुए, ओके, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन आ गया। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आज चाइना ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है। सो पहले इस मैप को ध्यान से समझने की कोशिश करो। सो दीज आर द एरियाज जहां पर वी हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज विद चाइना। तो चाइना का तुम्हें मैप मालूम है, इस साइड पर नॉर्दर्न नेबर है। आमतौर पे हमको चाइना से इश्यूज इन्हीं एरियाज में दिखाई देते। ओके, इसको बोलते हैं द वेस्टर्न सेक्टर, इसको बोलते हैं जो उत्तराखंड वाला एरिया है मिडल सेक्टर, एंड द नॉर्थ ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट सिक्किम में इसको हम ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं ना। बॉर्डर जो इंडिया और चाइना के बीच में, इसको हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। जिस इशू से आजकल हम लोग ग्रस्त है, जिससे आजकल हम लोग परेशान है, वो वेस्टर्न सेक्टर की बात हो रही है, यानी कि लद्दाख एरिया से। आने वाले किसी वीडियो में मैं तुमको नॉर्थ ईस्ट यानी कि अरुणाचल तवांग वैली रीजन, सिक्किम यानी कि नाकुला नाथुला सेक्टर, डोकलाम विद रिलेशनशिप टू भूटान, एज वेल एज नेपाल से रिलेटेड कालापानी लिपुलेक एरियाज का भी मैं तुम्हें वीडियो बना दूंगा। लेकिन फॉर टुडे लेट अस ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द वेस्टर्न सेक्टर। सो वेस्टर्न सेक्टर को समझने के लिए यू विल हैव टू लुक एट दिस मैप। सो एक बार वेस्टर्न सेक्टर यानी कि लद्दाख की तरफ ध्यान दो। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, तुम लोग ध्यान से देखना। सो लद्दाख में दिस इज द रीजन जिसको बोला जाता है अक्साई चिन रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड एज अक्साई चिन रीजन, जो कि एक्चुअली इज द स्टॉर्म इन द टी कप। ये है द पॉइंट ऑफ कंटेंशन फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ये हमेशा से नहीं था, इसका कुछ और इसके भी पीछे एक इतिहास है। सो एज आई टोल्ड यू देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू अक्साई चिन। ये भी तुम्हें इजीली नहीं समझ में आएगा अनलेस एंड अंटिल यू स्टार्ट गोइंग इवन बैक इन टाइम। सर और भी पीछे जाना है? यस। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्लाइटली इवन बैक इन टाइम एंड देन यू अंडरस्टैंड दिस। सो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है अक्साई चिन रीजन। अक्साई चिन रीजन पार्ट ऑफ लद्दाख, इसी को हम लोग वेस्टर्न सेक्टर इन टर्म्स ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर बोलते हैं। नाउ प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग। एक बार तुम इस फोटो को देखोगे, इस पिक्चर को देखोगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये एक कोल्ड डेजर्ट है। ओके, जब बॉर्डर्स बनते हैं, ओके, तो मुझे लगता नहीं कि तुम इसको ध्यान से देख पाओगे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस कि ये जो एरियाज है ना, यहां पर बॉर्डर पिलर्स बने हुए। आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू सी दिस और नॉट। ओके, मुझे नहीं लगता कि हम इसको देख सकते, पर ये बॉर्डर पिलर्स बने हुए। आप ऐसी जगहों पे दीवारें नहीं बनाते हो, राइट? आप ऐसी जगहों पर दीवारें नहीं खड़ा कर देते कि देखो बेटा उस साइड पर चाइना है, ये साइड पे इंडिया है। नो, यू मेक बॉर्डर पिलर्स, और उससे भी ज्यादा पहले, उससे भी पहले आप मैप कोऑर्डिनेट्स बनाते हो। सो आप जैसे आप गूगल मैप लोकेशन आपने कभी शेयर किया होगा, सो यू विल सी दैट कि वहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अनुसार नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट के बीच में एक पॉइंट होता है जो आपको पिन पॉइंट कर देता है जी मेरा लोकेशन यहाँ है। आजकल तो बड़े कॉमनली शेयर कर देते हैं, हमारा अपना लोकेशन शेयर करो। तो क्या शेयर कर रहा होता है?
तो गूगल मैप या कोई भी इस तरह का लोकेशन मैप वो कोऑर्डिनेट शेयर कर रहा होता है। नाउ लेट्स गो बैक इन टाइम कि जब ब्रिटिश राज था, लेट्स गो बैक टू दैट टाइम, 1865 का जमाना था। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी नाइसली, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। नाउ इंग्लैंड को, ब्रिटिशर्स को साम्राज्यवाद से बड़ा फायदा हो रहा था, इंपीरियलिज्म से बड़ा फायदा हो रहा था। इंपीरियलिज्म में होता है ये कि एक बड़ी कंट्री आकर एक छोटी कंट्री को दबोच लेती है, लीगल और पॉलिटिकल मीन से दबोच लेती है, फिर उसका खून चूसती है प्रैक्टिकली, राइट। दे एक्सप्लॉइटेड इन एनी विच वेज टू एक्सट्रैक्ट एज मच मनी, एज मच मटीरियल, एज मच रिसोर्सेज फ्रॉम दैट कंट्री। इंग्लैंड के लिए इंडिया बड़ा प्यारा था, उसको जूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन बोलते थे ये हमारा चमकता सितारा है। और हो गई, क्योंकि जब इंग्लैंड हमारे यहां पर आया था, ब्रिटेन जब लेकर आया था, तो उस टाइम पर हम लोग की 24% ऑफ जीडीपी ऑफ दुनिया का 24% जीडीपी हमारे नाम था। तो उसने हम लोग सोने की चिड़िया थे, जाते जाते उसने हम लोग को पीतल की भी नहीं, लोहे की नहीं, प्लास्टिक की चिड़िया बना के छोड़ दिया, एकदम सुखा के खत्म कर दिया था हम लोग को। बट ये साम्राज्यवाद अगर इंग्लैंड को इतना एडवांटेज दे रहा है, तो आई होप यू रियलाइज कि बाकी जो एम्पायर्स है उनकी निगाह भी इस तरफ ही होगी। फ्रांस को वो हरा चुका था, पोर्तुगल को वो गोवा तक धक्के मार चुका था, डच यहां पर आए भी थे तो प्रैक्टिकली पेरिफेरल प्रेजेंस थी। एक से रशियन एम्पायर से इंग्लैंड को बड़ा डर था, तो इंग्लैंड को रशियन एम्पायर से बड़ा डर था। तो इंग्लैंड के साथ, रशियन एम्पायर के साथ वो कैसे डील करता था? सो आई जस्ट टेल यू दिस इन अ वेरी इजी वे। सो वो क्या करता था, इंग्लैंड और क्या दिखाऊं तुमको, चलो यार यही डब्बा दिखा देता हूं, कुछ तो दिखाना ही होगा। हाँ सर, तो सपोज इंग्लैंड को, आई होप तुम देख पा रहे हो, हाँ सर ये बताओ, सपोज इंग्लैंड को रशियन एम्पायर से कुछ तो बचा के रखना है, तो वो क्या करता था कि जैसे उसको इंडिया बचाना है, ओके, तो वो रशियन एम्पायर और जो भी ब्रिटिश एम्पायर्स के अंदर थे, जो भी कॉलोनी थे, वो इंश्योर करता था कि उसके बीच में कोई और कंट्री जरूर हो। मैं बात समझ रहे हो? ताकि रशियन एम्पायर से डायरेक्टली इंडिया या फिर ब्रिटिशर्स की कोई स्पेसिफिक कॉलोनी डायरेक्ट टच ना कर रही हो। ये थ्योरी जो थी ये बहुत साल चली, पूरी 19th सेंचुरी में इसको नाम दिया गया द ग्रेट गेम, इसको बोला गया द ग्रेट गेम। यू नो, ताश, चेस, ये सब स्ट्रैटेजी होती है, तो ये ना स्ट्रैटेजी बनाया गया। और ये जो बीच में जो कंट्री डाली गई, इस कंट्री को बोला जाता था बफर स्टेट, कि वहां से लेकर यहां तक बीच में कोई ना कोई बफर स्टेट जरूर हो, डायरेक्टली रशियन एम्पायर से इंडिया का बॉर्डर टच ना हो। इस बफर स्टेट के कॉन्सेप्ट में चाइना प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि देखो जी उधर है रशिया या रशियन एम्पायर, इधर है इंडिया, बीच में चाइना को अपन लोग बफर स्टेट बनाते। अब चाइना का एक बहुत बड़ा पार्ट, तुम्हें याद है मैंने वो बोला था वो पाम है, एक बहुत बड़ा पार्ट इज तिब्बत। और अक्साई चीन रीजन जो है, जो अक्साई चीन रीजन है, ये एक्चुअली तिब्बत का एक पार्ट है, विच इज द सिनजियांग या फिर सिनकियांग रीजन। तो एक बार तुम इस मैप को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा ये अक्साई चीन पार्ट है, और ये जो अक्साई चीन पार्ट है ये एक्चुअली उस समय में ओके, उस साइड पर, तो अगर मैं अक्साई चीन रीजन के उस साइड चले जाऊं तो वहां पर तिब्बत है, सिनकियांग रीजन। और अक्साई चीन रीजन को और तिब्बत को उस टाइम पर चाइना कंट्रोल कर भी रहा था और कंट्रोल कर नहीं भी रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर चाइना में एक डंकन रिवोल्ट हुआ था, एक बगावत हुई पड़ी थी। तो जो चाइनीज थे, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन सप्रेसिंग दैट रिवोल्ट। चाइनीज जब वहां पे थे तो भाई ब्रिटिशर्स को एक आइडिया आया, ब्रिटिशर्स ने दो इंजीनियर्स को बुलाया, एक का नाम था आर्डैग, एक का नाम था जॉनसन। तो लाइन का नाम क्या होगा सर? दो लोग कौन हो गए सर? एक था आर्डैग और एक था जॉनसन। और आर्डैग और जॉनसन ने मिलकर एक लाइन खींच दी, ऑब्वियसली ऐसे नहीं थी, दिस इज जस्ट फॉर डिपिक्शन। तो उन्होंने लाइन ऐसे खींची
दिस इज 1865। उन्होंने लाइन ऐसे खींची कि अक्साई चिन रीजन, अगर मान के चलो ये अक्साई चिन रीजन है, तो ये अक्साई चिन रीजन अब इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर यानी कि लद्दाख का पार्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1865 में जॉनसन आर्डाग लाइन खींची गई। चाइना को उसका पार्टी नहीं बनाया गया। सर चाइना को क्यों नहीं पार्टी बनाया? चाइना व्यस्त था, चाइना मसरूफ था, चाइना अपने डंकन रिवोल्ट से डील कर रहा था। लाइन का नाम है जॉनसन आर्डाग लाइन। हो सकता है तुम्हें कभी क्वेश्चन में ही आ जाए। तो जॉनसन आर्डाग लाइन अगर मान ली जाए, जो कि हम लोग को तो यही बताया गया, तो जॉनसन आर्डाग लाइन मान ली जाए तो अक्साई चिन रीजन जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट है। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन देयर वाज अ प्रॉब्लम है। अब दोनों बातें फिर से पकड़ के वापस चलते हैं। इंग्लैंड ने ऐसी लाइन क्यों बनाई? इंग्लैंड ने ऐसी लाइन इसलिए बनाई क्योंकि उनको बफर स्टेट बनाना था। उनको इंडिया को अपने आप में काबू में रखना था और रशियन एम्पायर से दूर रखना था। तिब्बत उस साइड पर है अक्साई चिन के। सिनकियांग, जिनजियांग रीजन, जैसा मर्जी तुम चाहते हो उसको तुम बोल सकते हो। चाइना को हाउएवर इसका पार्टी नहीं बनाया गया, चाइना को कुछ बोला ही नहीं गया। उस टाइम पर जो कश्मीर का राजा था उसको बोला गया भाई ये है ना अब अक्साई चिन रीजन तुम्हारा है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, हम चल रहे हैं कहां पर? सर हम चल रहे हैं लद्दाख में। लद्दाख में ऐसी कोई जगह थोड़ना है, दिख रहा है तुमको कहीं पर? हाँ सर, कि कहीं पर हम धागे बांध लेंगे, रस्सियां बांध लेंगे, धागे क्या करोगे? दीवारें बनाओगे? नो। तो इस सिचुएशन से बचेंगे कैसे? सो द महाराजा ऑफ कश्मीर ने एक आइडिया निकाला। उसने बोला देखो, पहली बात तो किसी को क्या पता था कि एक दिन चाइना ऐसा करेगा, एक दिन स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आज से हम कुछ 150-200 साल पहले की बात करें। किसने सोचा था इतने सारे स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स आने वाले हैं? तब तो इंडिया पर से, चाइना पर से था भी नहीं, क्योंकि हम तो ब्रिटिश राज में थे। सो ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। यहां पर इसी लाइन पर एक फोर्ट बना दिया गया जिसको शहीदुल्लाह का किला बोला जाता है। शहीदुल्लाह का किला वो एक तरह से मार्क होता है ना, मार्क निशान लगा दिया कि जी शहीदुल्लाह का फोर्ट है। और ये फोर्ट वहां है जहां पर वो लाइन जा रही है, जैसे इज कॉल्ड एज जॉनसन आर्डाग लाइन। उसके उस लाइन को मान लो तो अक्साई चिन इंडिया का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। अब पॉइंट ये है कि वो किला था, लेकिन उस किले पर फौज थोड़ा ना जाके खड़ी हो जाएगी। किसको देख रही है? वहां पे तो चारों तरफ सिर्फ कोल्ड डेजर्ट एरिया। तो वहां पर ये जो गडेरिए होते हैं, ओके, शेफर्ड्स होते हैं, वो जाकर ऐसा रुक जाते थे, वेट करते थे। नोबडी थॉट अबाउट इट, नॉन डिस्क्रिप्ट सा एरिया था, नोबडी सॉ एनीथिंग एंड द स्टोरी वेंट ऑन। ब्रिटिशर्स खुश, हमारे कागज पे तो काम हो गया। चाइनीज को कुछ पता ही नहीं, देवर समवेयर। इंडिया वहां पर फ्रीडम स्ट्रगल की बातें कर रहा था। अभी तो 1865 है, इमेजिन हम लोग तो अभी अभी फ्री वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो हम तो हमारा तो ऐसे भी कंट्रोल नहीं था। सो जो भी इंग्लैंड ने किया और निकल लिए। 25-30 साल गुजरे। बाय द टाइम 1892 आया, तब तक चाइना ने डंकन रिवोल्ट को ठीक कर दिया था। बोला वो बगावत खत्म हुई और तिब्बत पे उनका दोबारा कब्जा हो गया। और इन्होंने, अब उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई रोड है या मतलब ऐसी कोई लाइन है जॉनसन आर्डाग लाइन। अब हो सकता पता भी हो उन लोगों ने, दे माइट हैव चोजन टू इग्नोर इट, के यार हम नहीं पता थे। आइदर वेज स्टोरी ये थी कि उन्होंने अपने 2 लोग और लेकर आए। ये भी इंग्लैंड के ही थे, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने उस टाइम पर इसको, जो उस टाइम के डायनेस्ट थे, तो उस टाइम मोनार्की चल रही थी, उन्होंने 2 लोगों को लेकर आया और उनको नौकरी दी। एक का नाम था मैककार्टनी, एक का नाम था मैकडोनाल्ड। अब पिछली बार के कंपैरिजन में तुम देख रहे हो लाइन काफी नीचे आ गई है। हाँ सर, लाइन इसलिए आ गई क्योंकि वो जो अक्साई चिन का एरिया जो कि इंडिया के हिस्से में आना था, अब वो बोला कि अब ये है ना चाइना का हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो ये 2 लकीरों की कहानी है। चाइना ने जो लाइन खींची उसको मैककार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन बोलते। 1890s में ये लाइन आई। उससे पहले जो लाइन आ चुकी थी वो थी जॉनसन आर्डाग लाइन। अब चाइना ने ये लाइन खींच दी। अब चाइना से पूछो कि भाई तूने ये लाइन खींची, तूने इसके बारे में इंग्लैंड को बोला कि बॉस तुमने काय को खींची थी जॉनसन आर्डाग लाइन, हमारी लाइन ये है, तुम्हारी लाइन वो है, लेट्स मीट अप एंड रिजॉल्व द इशू। चाइना ने बोला हमको क्या फर्क पड़ता है, तुमने लाइन खींची वो तुम्हारी हेडेक थी, ये हमने लाइन खींची ये हमारी प्रेरोगेटिव है। सो वक्त ऐसे ही चलता गया, किसी ने देखा ही नहीं। और
मजेदार बात यह है कि उस पूरे दौरान 1890s के बाद भी, उसके बाद भी हर ऑफिशियल कागज पर इंग्लैंड जब भी लिखता था तो वो जॉनसन आर्डैग लाइन को ही ऑफिशियली लिखता था। चाइना ने एक बार भी सांस भी ना ली, मुंह ही नहीं खोला। लॉ की निगाहों में इसको वेवर बोलते हैं। वेवर मतलब ये एक तरह का एस्टॉपल होता है। एस्टॉपल मतलब कि भैया तुमने मान लिया, जब तुम्हारे पास मौका था तब तुमने कुछ बोला नहीं, तो इन अ वे अगर तुमने तब नहीं बोला तो अब भी मुंह नहीं खोल सकते, बिकॉज ऑफिशियली तो ब्रिटेन यूज कर रहा था। वो कागज तुम्हारी आंखों से भी गुजर रहे थे, तुम भी उनको देख रहे थे, तुमने तब तो कुछ बोला नहीं, राइट। इसको लॉ की निगाहों में वेवर बोला जाता है कि भैया जानबूझ के अगर तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये मान लिया जाए कि अब ये आगे जाके ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये बात तो तब होगी ना जब इंग्लैंड राज कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इंग्लैंड तो राज कर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि 1947 आ गया, और 1947 आते ही इंग्लैंड चला गया। तो इससे पहले कि हम आगे चलेंगे, तुम थोड़ा बहुत आगे इसको लिख सकते हो। 1865 में सर्वेयर जनरल सर W.H. जॉनसन मेड एक्सटेंसिव बाउंड्री क्लेम्स। सर जॉन आर्डैग रिवाइव जॉनसन्स लाइन इन 1897, और उसी को लाइन दिया गया आर्डैग जॉनसन लाइन। इस लाइन को मानोगे तो अक्साई चिन इंडिया का है। चाइना ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ओके। और उसने उल्टा एक और लाइन बना दी विच इज मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, और ये एकमात्र ऐसी लाइन है जो कि बीजिंग यानी कि चाइना मानता है। सो यहां तक सिचुएशन अभी तक दो लकीरों की कहानी है, और दुनिया अब अचानक बदलने वाली है। तो 1947 आ गया, और जब 1947 आ गया तो ब्रिटिशर्स चले गए। तो 1947 आ गया तो हमने ब्रिटिशर्स को बोला चलो बाहर निकलो, क्विट इंडिया। जब इंग्लैंड चला गया तो ऑल्दो ब्रिटिश इंडिया के दो पार्ट्स हो गए, एक इंडिया एक पाकिस्तान। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो, जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर राज कर रही होती है तो सारा तंत्र, सारा प्रशासन, शासन तो भाई उनका ही चल रहा होता है। तो जो जो कागज उन्होंने साइन किए हुए, जो जो मीटिंग्स उन्होंने की हुई है, जो जो अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज उन्होंने की हुई है, जो जो लकीरें उन्होंने खींची हुई है, अब वो तुम्हारी संपत्ति हो गई है, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। ऐसी जगह पे सक्सेसर स्टेट वर्ड यूज किया जाता है, तुम उनके उत्तराधिकारी हो जाते हो। तो जैसे अगर हम यूएसएसआर की बात करें, तो जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, तो उसके बाद उसका सक्सेसर स्टेट रशिया बना। इसीलिए यूएसएसआर के जितने भी न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स थे वो सारे के सारे रशिया को देकर गए। ऐसे कंट्री को सक्सेसर स्टेट बोलते हैं जी। जो हमारा सबसे बड़ा होता है ना, घरों में भी होता है ना, मेरा सबसे बड़ा बेटा हमारा उत्तराधिकारी होगा। बेटा सारे फर्ज तेरे, सारे कर्तव्य तेरे, जितना भी प्रॉपर्टी है उसका मेजर हिस्सा भी तेरा है, ओके। और लेकिन अगर उसमें कोई कर्जा भी होगा पिताजी, तो फिर यही देंगे। पिताजी का कोई कर्जा होगा तो वो भी बड़े बेटा ही देगा। तो जब इंग्लैंड चला गया तो उसका सक्सेसर स्टेट हमारा इंडिया के पास सारा द एंटायर ट्रक लोड ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द ट्रीटीज, ऑल द एग्रीमेंट्स दैट ब्रिटेन हैड एवर एंटर्ड इनटू वाज आवर नाउ टू कीप, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। तो जब हमने कागज खोल के देखे, देखो हम वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ब्रिटेन का, ब्रिटिश इंडिया इज ब्रिटेन, राइट। जॉनसन आर्डैग लाइन ये सब उनका है, ओके। जब वो लोगों ने हमको कागज दिए, जब नेहरू गवर्नमेंट को दिए, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो ये लाइन अक्साई चिन के आसपास है, ये लाइन जॉनसन आर्डैग लाइन है भाई, ये तुम्हारी लाइन है, इसको तुम मान लो। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। सो वी हैव नो अदर वे एंड वी हैव नो अदर रीजन टू थिंक अदरवाइज। हम क्यों सोचेंगे कि यार यही लाइन है, तो वी सेड दिस इज द जॉनसन आर्डैग लाइन। नाउ इस दौरान एक छोटा सा डिटोर लेने की जरूरत है। एक और पार्ट है ना, प्लीज। बहुत सारे लोग, जब मैं ये पढ़ा रहा हूंगा तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये विचार आ रहा होगा कि सर आपने मैकमोहन लाइन की बात नहीं करी। यस, द ऑफिशियल बॉर्डर या एटलीस्ट द लाइन जो बिटवीन इंडिया एंड चाइना बोली जाती है,
वो मैकमोहन लाइन है। आई एब्सोल्युटली एग्री टू दिस, बट आई डिड नॉट स्पीक अबाउट दिस बिकॉज मैकमोहन लाइन बनने का जो एंगल था वो जॉनसन आर्डैग लाइन और मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन से नहीं लेना देना था, वो एक और लाइन से लेना था, विच इज द मैकमोहन लाइन, जो कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और चाइना के बीच में एक समझौते के तहत हुआ था। 1914 में एक शिमला एकॉर्ड हुआ था, 1914 में एक शिमला एकॉर्ड हुआ था, जिसमें चाइना का एक नुमाइंदा, जिसे इवान चेन बोलते, जो सिक्किम के मोनार्क्स और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स अलोंग विद एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम था हेनरी मैकमोहन, ये लोग शिमला में मिले थे 1914 में। और वहां पर एक करार हुआ था। ऑब्वियसली उस करार को भी ये नहीं मानते चाइनीज, दे डोंट एक्सेप्ट इट। सो चाइनीज उसको भी नहीं मानते, लेकिन वो जो लाइन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल जा रही है, वो लाइन मैकमोहन लाइन है। सो लेट्स फॉर द टाइम बीइंग नॉट गेट इनटू मैकमोहन लाइन, वो फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में। सो आइदर वेज उस करार में, उस ट्रीटी में या उस अरेंजमेंट में तिब्बत के भी दो पार्ट्स थे, एक आउटर तिब्बत, एक इनर तिब्बत। आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत में इस तरह से डिवीजन हुआ था कि आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत का एक पार्ट तिब्बतन गवर्नमेंट्स यानी कि दलाई लामा के अंदर जो तिब्बतन्स है वो कंट्रोल करेंगे, एंड ऑन द अदर साइड चाइनीज कंट्रोल करेंगे। इसको ये अरेंजमेंट थी भी और नहीं भी थी, क्योंकि चाइनीज बोलते हमने तो माना नहीं था। आइदर वेज अब हम लोग चलते हैं 1950 में। इस टाइम पर हो क्या गया है, सो लेट्स अंडरस्टैंड सिचुएशन नंबर 1। पहले सारी सिचुएशंस को हम समझ लेते। नंबर 1, पहले सोचते वेस्टर्न सेक्टर में क्या है। लद्दाख में एक जॉनसन लाइन है, जॉनसन आर्डैग लाइन, और एक मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन है, बाजू में रखो। इंडिया एंड चाइना अपनी अपनी लाइंस को मान के चलेंगे। इंडिया इसलिए मानेगा क्योंकि इंग्लैंड ने जाते जाते हमको ये सौगात दे दी, भैया ये तुम्हारी लाइन है। चाइना इसलिए मानेगा क्योंकि चाइना बोलता है जी तो हम तो पहले ही तुम्हारी लाइन नहीं मानते थे ब्रिटेन वालों की, ये लाइन क्यों मानेंगे। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 इज वो जो मैकमोहन लाइन बनी हुई है उसको भी चाइना नहीं मानता। और जो मैकमोहन लाइन बनाते टाइम शिमला एकॉर्ड में जो समझौता हुआ है कि एक आउटर तिब्बत है और एक इनर तिब्बत है, और तिब्बत एक पार्ट ऑफ द तिब्बत सिर्फ तिब्बतन संभालेंगे यानी कि तिब्बती लोग संभालेंगे वो, और एक पार्ट है उसको चाइनीज संभालेंगे। चाइना इससे भी अंदर ही अंदर बड़ा तड़प रहा है, बोलता है कैसी बात है। वो अपना पाम दिखाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, 1950 चल रहा है। माओ ने अपना राइट पाम दिखा दिया कि बेटा सबसे पहले तिब्बत हम तेरे को लेंगे। तो यहां पर एक सिचुएशन बनती जा रही है, एंड नाउ वी आर इन 1950। नाउ इंडिया भी आजाद है, राइट, चाइना भी आजाद है, तिब्बत राइट नाउ अपनी जगह पे शांति से बैठा हुआ है। थोड़ा प्रेशर बनता जा रहा है। चाइना बार बार ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि तिब्बत हमारा है, तिब्बत हमारा है, तिब्बत हमारा है। और चाइना ये इस बात को तो 100% बोल रहा है कि ये कौन सी लाइन है जॉनसन आर्डैग लाइन, हमें तो सुनाई नहीं दे रही। इंडिया चुपचाप से बैठ के सुन रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया बोल रहा है कि हम ये सब बातें नहीं करेंगे। सो इन अ वे दिस इज अ वॉलेटाइल एनवायरमेंट, जहां पर एक तरह से इट इज माई वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड। चाइनीज कुछ और बोल रहे और इंडियंस कुछ और ही सोच रहे। बोल इंडियंस कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी में बोलने की मनाही थी। इंडियंस को ये था जो नेहरूवियन समय कि आइडियलिज्म है भाई, किसी को डोंट पोक द पर्सन, जो चल रहा है वैसे चल रहा है, अभी कोई मामला खराब थोड़ा हुआ है। और चाइनीज अपने दिमाग में प्लान बना के रखे हुए, उन्होंने मैप्स बना के रखे हुए। वो बोले कि कैसे नहीं देंगे, ये देखो हमारा मैप। तो ये ना चाइना का एक बड़ा मेजर हथियार है। चाइना ना नक्शे बना बना के तुमको रुलाता है। इसको बोलते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन। कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। आप कभी भी चाइनीज को बोलोगे ना कि भाई तू क्यों पीछे पड़ गया हमारे एरिया में, तो चाइना बोलेगा कैसी बातें कर रहे हो, ये देखो मैप। अब तुम्हें कैसे मालूम कि 200 साल पहले जो मैप बना वो सही है कि नहीं? तो इसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन बोलते हैं। वो हर चीज में अपना मैप दिखाते रहते हैं, कागज दिखाते रहते हैं, देखो जी कागज है, देखो ये हमारा एरिया है, ये भी हमारा एरिया है। इनका बस चले ना तो ये पूरा का पूरा इंडिया खा जाए, पूरे दुनिया खा जाए, ऑस्ट्रेलिया भी खा जाए, ये मैप दिखा देगा ये सब चाइना का ही था, हम सब चाइना के ही है। बट ऐसा था नहीं। आइदर वेज दिस इज द सिचुएशन। सो लेट्स फास्ट फॉरवर्ड द स्टोरी और देखते।
अब 1956 अक्टूबर 1950 को अचानक एक खबर आती है। खबर ये आती है कि चाइनीज आर्मी ने चामडो रिवर, दिस अ रिवर कॉल्ड एज चामडो रिवर क्रॉस कर दी। यानी कि वो जो आउटर टिबेट और इनर टिबेट का कॉन्सेप्ट है उसको अचानक क्रॉस कर दिया। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो पीएलए जो बोलते हैं, यानी कि चाइना की जो आर्मी है, रेगुलर आर्मी, उन्होंने अचानक तिब्बत पर हमला बोल दिया। 7 महीने ये चला और प्रैक्टिकली पूरा तिब्बत इन लोग खा गए। राइट, क्या बात करो। सो तिब्बत इज नाउ अनेक्स्ड बाय द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब चाइना इसको इन्वेजन थोड़ा ना बोलता है, चाइना इसकी अलग ही भाषा बोलता है, उसकी अपनी परिभाषा है। चाइना बोलता है कैसी बात करो, तिब्बत तो हमारा ही था, बेचारे टिबेटन्स, राइट, इनको तो हमने आजाद कर दिया। तो ये इनका खुद का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि ये लोग है ना अपने आप को दुनिया के रक्षक समझते। टिबेटन्स बड़े ही पीस लविंग लोग हैं। दलाई लामा, आप सोचोगे बुद्धिस्ट, ये बड़े शांति प्रिय लोग हैं। और चाइना तो तुम समझ ही रहे हो। तो चाइना ने जब अटैक किया तो इंडिया को पता चला, और इंडिया को जब पता चला तो इंडिया और टिबेटन्स दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब अगर तुम थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलते तो इंडिया ने करना क्या चाहिए था, या एटलीस्ट मुझे करना क्या चाहिए था, मेरा काम नहीं है बोलना, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है कि यार जब दोस्त के घर में हमला हो जाए तो तुम आंखें बंद करके कान में हेडफोन लगा के तो बैठ नहीं सकते कि जी दोस्त के घर में हुआ, हमारे घर में थोड़ा ना हुआ। सो ये काम जब तुम करोगे ना तो वो जो अटैक करने वाला होगा ना डाकू, वो जो डाकू होगा ना वो तुमको बख्शेगा नहीं नेक्स्ट टाइम। उसको ही विल रीड इट, वो तुम्हें शांति प्रिय नहीं मानेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि यार ये ना शांति चाहता था, वो रीड करेगा कि तुम ना डरपोक हो, या इवन वर्स कि तुम ना कमजोर हो। तो उसका रडार, उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। इसको अपीजमेंट पॉलिसी बोलते हैं। ये जो तुम कर रहे हो ना कि अपने आंखें बंद करके बैठ गए हो, यू पुट योर हेड इनटू द सैंड एंड सेड आई एम एन ऑस्ट्रिच, हु द हेल केयर्स, क्या फर्क पड़ता है। तो इनफैक्ट हमारे खुद के पार्लियामेंट में उस समय नेहरूवियन गवर्नमेंट के समय ये मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, और ये ऑफिशियली अवेलेबल है। मैं तो वहां पे था नहीं, जो भी मैंने पढ़ा है वो सब ऑफिशियली है, सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो उन्होंने खुद ने बोला था कि वी शुड नॉट इंटरफेयर बिकॉज वी आर नॉट रेडी, हम लोग तैयार ही नहीं है, तो हम बेफालतू में चाइना से क्यों पंगा लेंगे। और इन अ वे हमने अपने दोस्त को भी अकेला छोड़ दिया, तिब्बत को भी, और चाइना को भी रॉन्ग सिग्नल्स देख दिया कि यार ये तो कमजोर कंट्री है। इतनी बड़ी कंट्री होने से, हो कहते हैं ना, इट इज नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, इट इज द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग दैट मैटर्स। तो इतनी बड़ी कंट्री है, भिड़ जाते, नहीं भिड़ सकते, क्यों? क्योंकि हमको लगा कि हम नहीं करते, विल टू फाइट नहीं था। तो दिनकर साहब ने बोला था ना कि क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो जी तुम तो लड़े ही नहीं, और चाइना को गलत इंफॉर्मेशन हुआ। आइदर वेज चाइना ने तिब्बत को दबोच लिया, पूरा का पूरा तिब्बत अनेक्स हो गया। सो इफ यू रीड दिस, तिब्बत इज अनेक्स बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये विकीपीडिया है, तो आई एम नॉट टू श्योर कि इसको कुछ गलत बोला जा सकता है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। और चाइना के इस चक्कर में तिब्बत गया। तो तुम्हें समझ में आ गया इसकी नीयत तो खराब ही थी। जिसने मैकमोहन लाइन नहीं मानी थी, जिसने तिब्बत को नहीं माना, तो वो सारा का सारा सिचुएशन खराब हो गया। इंडिया ऑन द अदर हैंड, और एटलीस्ट द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, आंखें बंद करके भी नहीं, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए थे। तो हम लोग यहां पर ना चुपचाप से बैठे हुए थे, जबकि सरदार पटेल ने नेहरू जी को बहुत बार रिक्वेस्ट किया था। बाय द वे यू शुड नो दिस, अगर इंडिया में कोई सही मायनों में रियलिस्ट बंदा था तो वो थे सरदार पटेल। ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही वॉज अ ग्रेट विजनरी पर्सन। जैसे ही उनको तिब्बत की यह खबर आई, उन्होंने उसी टाइम असम राइफल्स को, जबकि पटेल साहब की तबीयत उस टाइम ठीक नहीं थी, और उन्होंने उसी टाइम असम राइफल्स को, जिनको सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, उनको बोला जाके ना अरुणाचल प्रदेश को वहां पर घेराबंदी कर लो, क्योंकि चाइना का एक निगाह उस साइड भी है। एंड ही वाज सो करेक्ट। अगर पटेल साहब ने उसी टाइम नहीं बोला होता तो हो सकता था उसी झटके में एक साइड पर तिब्बत खा जाते, एक साइड पर ये ले जाते अरुणाचल। उन दिनों अरुणाचल को नेफा बोलते थे। सो आइदर वेज ये सिचुएशन है। लेकिन नेहरू जी
Nehru ji wouldn't listen. Nehru ji was absolutely interested in idealistic world. वो उस टाइम पे कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे थे. What life should be, what the world should be. सब जगह पे नॉन अलाइनमेंट होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. तो ना हम फौजी तौर पे प्रिपेयर हो रहे थे, ना हमारे वहां पे रोड्स बन रही थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, ना हम लोग कोई ऐसी कंट्री के साथ दोस्ती कर रहे थे जैसे यूएसए या यूएसएसआर. कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं था, कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं था. तो हम लोग मगरमच्छ के बाजू में बैठकर ओके आंखें बंद करके ये उम्मीद करके बैठे थे कि भैया मगरमच्छ मुझे नहीं देखेगा, राइट, द ड्रैगन वोंट हैव अ लुक एट मी. और इनफैक्ट ये कुछ अलग ही कहानी बना रहे थे. सो चाइना एज एन ऑपोजिट साइड, ये उधर कुछ अलग ही तैयारी कर रहे थे. दे वर वेरी अग्रेसिव, दे वर वेरी अग्रेसिव. उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा था और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे देख ही नहीं रहा था. सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम क्लैश के रास्ते पे, लेकिन हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है. तो दो दुनिया, जो ये दो बड़े देश हैं, ये दो बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहे थे. स्ट्रैटेजिकली यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस की बिसात पे इंडिया एक आइडियलिस्टिक बिहेवियर कर रहा था. ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, और खासकर पीएसआईआर अगर तुम पढ़ रहे हो तो पक्का आएगा, नहीं तो जीएसआईआर में भी ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है. सो आइडियलिज्म और रियलिज्म का ये पंगा था. इंडिया आइडियलिस्टिक थे और मतलब वो आदर्शवाद पे थे, और चाइना रियलिस्टिक था, बड़ा अग्रेसिव था. उसका दिमाग पूरी तरह से एक्सपैंड के प्लान पे था, उसको कुछ और दिख ही नहीं रहा था. तो इंडिया को उस टाइम समझ जाना चाहिए था. एक्चुअली तो समझ जाना चाहिए था, समझे नहीं, लेकिन समझ जाना चाहिए था. किसी मिलिट्री एक्सपर्ट से मान लेना चाहिए था, किसी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से मान लेना चाहिए था. लेकिन नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी 0 आउट ऑफ 0 मार्क्स थे उसके. सो 0 आउट ऑफ 100. ओके, बहुत बुरा हाल था. ही वुडंट लिसन, एंड दैट इज द रीजन इट वुडंट वर्क लाइक दिस. ये चलता ही नहीं है, ये आज तक नहीं चला. ये अपीजमेंट, तुष्टीकरण आज तक नहीं चला, कभी हिस्ट्री में नहीं चला. तो तुम्हारे लिए अनोखा तो चलने वाला है नहीं. और ये बट नेहरू जी वुडंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस. सो ही केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. अब इन्होंने वो किया जो कि मतलब कमाल ही हो गया. उस टाइम पर चाइना के प्रीमियर थे जाओ एनलाई. ओके, तुम मतलब प्रोनाउंस करोगे तो चाओ एनलाई बोलते हैं, मतलब लिखोगे तो, बट वो जाओ एनलाई था. मालूम है नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने जाओ एनलाई को निमंत्रण दिया, बोले इधर आओ. ओके, और उन्होंने जो निमंत्रण दिया, ओके, उन्होंने एक दोस्ती का निमंत्रण दिया. इन अदर वर्ड्स, कंप्लीटली नेहरू जी वॉज नॉट एबल टू रीड चाइना. वो बिल्कुल नहीं समझ पाए. ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि नेहरू जी वॉज अ बिग फैन ऑफ, ही वॉज अ बिग 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 फैन ऑफ द चाइनीज फिलोसफी, द चाइनीज वे ऑफ थॉट, चाइनीज एजुकेशन, चाइनीज हिस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इनको चाइना से बड़ा वो था कि यार चाइना कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड. लेकिन ये आइडियलिज्म का पॉइंट था, बट वो रीड ही नहीं कर पाए, वो समझ ही नहीं पाए कि चाइनीज करना क्या चाहते हैं. ओके, इन्होंने ना हिस्ट्री पढ़ी उस मामले में, या फिर पढ़ी भी होगी तो उन्होंने उसको देखा नहीं. एज ऑपोज टू दैट, चाइना वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर. चाइना का इरादा पहले से एक्सपेंशन था. तो चाइना जब एक्सपेंशन का सोच रहा होगा तो सर कुछ ना कुछ तो ऐसे तैयारी कर रहा था. वो अपने हथियार रेडी कर रहा था, ट्रेनिंग करवा रहा था, जबकि चाइना पुअर कंट्री था. लेकिन चाइना वॉज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर वॉर. और वॉर में सब कुछ ही होता है, वेपन्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, आर्मी का रेजिमेंटलाइजेशन होता है, बॉर्डर डिमार्केशन, बॉर्डर प्रिपरेशन होती है. और उसके साथ साथ चाइना को एक चीज और समझ में आ गई कि अगर ऐसी जगह पे अटैक करना है तो चाइना को रोड्स बनानी पड़ेगी. तुम्हें जानकर बड़ी अचंभा होगा कि वो अक्साई चिन रीजन, जो कि जॉनसन आर्डैग लाइन के अनुसार इंडिया का है. प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज अप्रिशिएट दिस पार्ट. अक्साई चेन रीजन ऑन पेपर तो हमारा है ना, अगर हम जॉनसन आर्डैग लाइन को मानेंगे. तुम्हें मालूम है कि उस अक्साई चेन रीजन में वर्ल्ड का हाईएस्ट हाईवे बना दिया गया. तो स्टार्टिंग फ्रॉम काशगर से लेकर वो पूरा का पूरा हाईवे अक्साई चेन रीजन से, यानी कि इंडिया की टेरिटरी से गुजर गया. और सबसे अजीब बात है
कि हमको उसकी भनक भी नहीं लगी. We were so ill prepared and we were so quietly sitting in an idealistic cocoon कि हमको भनक भी नहीं पड़ी. और इंस्टेड कि जब चाइना ये तैयारी कर रहा था तो हम लोग जाओ एनलाई को बुलाया और एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट किया जिसे पंचशील अग्रीमेंट बोलते हैं. तुमने सुना जरूर होगा. पंचशील अग्रीमेंट थे द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. अब तुम यही बात सोचो, तुम ड्रैगन को सिखा रहे हो कि शांति में कैसे जीते. ड्रैगन के मन में घूम रहा है कि वो किस तरह से इंडिया को गटक जाए और हम उनको बुला के 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सिखा रहे. जाओ एनलाई को बुलाया गया. यही जाओ एनलाई की फोटो है. जाओ एनलाई को बुलाया गया, उनको दशहरी आम खिलाए गए. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. ओके, दशहरी आम भेजा खिलाए गए. उनका ऐसे आदर सत्कार किया गया जैसे जाने क्या हो गया. तुम्हें मैं बताऊंगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि जाओ एनलाई जब पंचशील एग्रीमेंट 1954 में जब ये हो गया, बाय द वे वो एग्रीमेंट भी क्या था, वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन द एम्बेसडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज. लेकिन वो जब प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लिया तो इंडिया ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि तिब्बत में वो इंटरफेयर नहीं करेगा. यानी कि इंडिया खुद बोल गया कि चाइना जो तुमने तिब्बत के साथ किया वो किया. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दैट. इनफैक्ट उन्होंने चाइना का क्लेम मान लिया. कैन यू बिलीव? इसको बोलते तुष्टीकरण. ओके, सो तुष्टीकरण कभी भी नहीं करना होता. तुष्टीकरण करोगे, अपीजमेंट करोगे तो तुम फंसोगे ही फंसोगे. देर इज नेवर अ राइट टाइम टू डू द रॉन्ग थिंग, देर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग. गलत बात थी और तिब्बत के साथ अन्याय हुआ था और हमने अपने सो कॉल्ड तुष्टीकरण और अपीजमेंट पॉलिसी के अनुसार इनकी बात मान ली, विच शुड हैव नेवर बीन डन. ऊपर से ये एक स्लोगन फेमस हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई. ओहो, जो ये स्लोगन चला है हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब नेहरू जी की पॉपुलैरिटी का तो इंतहा होगी. मतलब कभी सोचा नहीं गया था कि इतनी भी पॉपुलैरिटी हो सकती है. जेनिथ इसको बोलते हैं, जेनिथ ऑफ पॉपुलैरिटी. मतलब ये बात बोली गई कि 2 एशियन जायंट्स जिनके बीच में इतने सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज है वो आज भाई भाई बन गए. सो दैट इज इट. सो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी, देखो यही होता है. कहते हैं ना कि जब तुम कुछ ठीक कर रहे हो ना, प्लीज पे क्लोज अटेंशन, जब तुम कुछ ठीक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई डिटॉक्सिफिकेशन के प्रॉब्लम में हो या फिर तुम्हें खाना बहुत अच्छा लगता है और तुम अचानक डाइटिंग पे जाओ ना, मैंने यानी कि तुम ठीक करने लग जाओ, तुम एक्सरसाइज करने लग जाओ, तो शुरू शुरू में ना बड़ी तकलीफें होती है. राइट, यू फील वेरी बैड अबाउट योर सेल्फ. तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें चक्कर आ रही है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्या क्या, नींद आनी उड़ जाती है. एंड देन थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग बेटर. मेरी बात समझ में आई? सो थिंग्स बिकम फार वर्स बिफोर दे स्टार्ट बिकमिंग बेटर. एंड ऑपोजिट होता है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, जब आप गलत कर रहे होते हो तो एक्चुअली तुम ना जेनिथ ऑफ इंजॉयमेंट पे चले जाते हो. हाँ हाँ, पिज्जा भी खाएंगे, फिर पिज्जा खाने के बाद गोलगप्पे भी खाएंगे, फिर गोलगप्पे के बाद थोड़ी सी जलेबी तो बनती है. यू स्टार्ट बिकमिंग रियली रियली गुड. इनफैक्ट लोग आके बोलेंगे भाई डाइट है, बहुत ज्यादा खाता है, और वहां से अचानक तुम्हें हार्ट अटैक आएगा. वैसे ही हो रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थी गलत ही, लेकिन वो क्या है ना, तारीफ के पुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा हो गया. तो वी रीच दैट जेनिथ, बिल्कुल पीक पे पहुंचने के बाद नीचे गिरना था, और वो पीक था हिंदी चीनी भाई भाई. तो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी को इमेजिन, थोड़ी देर के लिए तुम 1954 में अपने आप को इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल कि मैं 1954 में जब पंचशील की एग्रीमेंट हो रहा है, जब हिंदी चीनी भाई भाई चिल्लाया जा रहा है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैं कितना भी समझदारी करूं, तुम कितनी भी समझदारी करो, तुम कितना भी बोलो कि आइडियलिज्म ठीक है कि रियलिज्म ठीक है, एक बार तुम सोचो नेहरू जी का माइंडसेट. एक बार तुम नेहरू जी को क्या बोल सकते हो कि नेहरू जी सर आपकी है ना फॉरेन पॉलिसी है ना आइडियलिस्टिक है, आप ना ये मत करो क्योंकि ये गड़बड़ा हो जाएगा. Will you be able to tell him? Will you be able to convince him against the kind of popularity wave that his foreign policy is garnering? I'm sure that your answer will be a vehement, loud and clear no. Nehru ji wouldn't have a word of it. कैसे मानोगे? क्योंकि उनकी पॉलिसी तो उनको सक्सेसफुल दिखा रही है.
हिंदी चीनी भाई भाई है, सो ही वुड कंटिन्यू विद दैट सेम फॉरेन पॉलिसी। और वही हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई चलता गया और चाइनीज ये सिचुएशन को भुनाते रहे। अब स्टोरी वापस चलते हैं वहां पर जहां तिब्बत में हुआ। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, पंचशील एग्रीमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स मैटर्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स सॉवरेनिटी। तो यानी कि हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को इक्वली देखेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को हम लोग डैमेज नहीं करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ लिसन टू दिस, ऐसे यूज करता है जब कोई गेम खेलना चाहता है। तो चाइना ने वहां पर जब तिब्बत को 1950 में ऑक्युपाई किया था, तो चाइनीज ने तिब्बतन्स को झूठ बोला था, और चाइनीज ने तिब्बतन्स को बोला था यार हमने तुम्हें ना इन्वेड नहीं किया है, ये सब बातें मत सोचा करो, यू आर फ्री टू लिव योर वे ऑफ लाइफ, हम तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तुम बिंदास हो, हम तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करें। इनफैक्ट उन्होंने बोला था वी आर प्रोटेक्टिंग या फ्रीइंग यू फ्रॉम वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। अब वो तो बात ही अलग थी, लेकिन चाइना था, तो चाइना ने 1956 ऑनवर्ड्स 57 ऑनवर्ड्स वहां पर धीरे धीरे जेनोसाइड करना स्टार्ट कर दिया। टिबेटन्स की उनकी जो रिलीजन की सेंटिमेंट्स है उसके खिलाफ करने स्टार्ट हो गया, टिबेटन्स को दुनिया भर की तकलीफें देने लग गई। और ऐसा एक वक्त आया जब दलाई लामा साहब को, जो कि टिबेटन्स के हेड है, उनको अरेस्ट करने के लिए चाइनीज मिलिट्री इंटरफेयर करने लग गई। खास साफ पता चल गया था कि दलाई लामा साहब एनी टाइम नाउ विल बी गेटिंग अरेस्टेड। दलाई लामा साहब को जैसे ये बात पता चली तो दलाई लामा साहब एस्केप फ्रॉम तिब्बत। तो वो पहले तवांग वैली रीजन से, यानी कि अरुणाचल के रीजन से वो आए, और अरुणाचल के रीजन से फिर वो फाइनली, तो अभी तो धर्मशाला ही चले गए, लेकिन उस टाइम पर वो दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिले। नाउ नेहरू जी की थोड़ी सी आंखें खुल गई कि क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा भी हो सकता है, हमने तो चाइनीज को कुछ और बोला था, हमने तो चाइनीज को कुछ और समझा था, तो चाइनीज तो ये कर रहे। तो दलाई लामा साहब ने बोला अब मैं क्या करूं, नाउ आई एम इन ट्रबल। आपने तो उनकी बात मान ली, राइट, आपने तो मगरमच्छ पे भरोसा कर लिया, नाउ दिस ड्रैगन इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो नेहरू जी सेड नथिंग डूइंग, कुछ नहीं होगा, आप इंडिया आओ, हम आपको रेफ्यूजी स्टेटस, आपके टिबेटन्स को, यानी कि हम आपको पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, शरणार्थी का हम आपको बचा के रखेंगे, कौन आता है इंडिया में देख लेते। दैट्स इट, अब तुम नोटिस कर रहे हो। सो नाउ क्या होता है ना, यू टू अंडरस्टैंड दिस, ये तुमको सबको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तुम में से कुछ ऐसे जरूर बच्चे होंगे जो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करते, कभी भी कुछ नहीं। पापा ने बोला लेफ्ट खड़े हो जाओ तो लेफ्ट खड़े हो जाते, टीचर ने बोला होमवर्क 5 पेजेस होंगे तो 5 पेज और 6 पेज करके आओगे, तुम्हें किसी और ने बोला बेटा ऐसा करो, तुम वैसे करोगे। पूरे साल 364 दिन तुमने एग्जैक्टली वही किया जो कि तुमसे एक्सपेक्टेड है। तुम बड़े आइडियल बच्चे हो यार, बड़े अच्छे हो। 365वें दिन, 365th डे, तुम्हें ऐसा दिल किया पता नहीं कैसे कि आज ना क्लास में ना 5 मिनट लेट जाते। वो जो तुम 5 मिनट लेट गए ना, वो टीचर की निगाहों में आओगे तो टीचर ने जो तुम्हारी इंसल्ट करनी है ना, वो बोलना देखो तुम भी बिगड़ गए, बताओ 5 मिनट लेट आ गए, तुम में और उनमें क्या फर्क रहा, मैंने तो तुम्हारी ऐसी ही तारीफ करी। तो आई होप यू रियलाइज कि भैया वो जो 364 दिन के तुम्हारे फुल मार्क्स थे ना, वो एक दिन की एक छोटी सी गलती से सब कुछ उड़ जाएंगे। नेहरू जी ने जैसे ही ये किया कि यहां पर असाइलम दे दिया, शरणार्थी बना दिया, चाइनीज तो भागते हुए आए, वो जो दुष्ट बातें कर रहे थे इतने टाइम से वो भागते हुए आए, और उन्होंने भागते हुए बोला अच्छा अब आप शरणार्थी बना रहे हो, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। आपने एक इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस किया, आपने खुद ने पंचशील एग्रीमेंट लिखवाया था, पंचशील एग्रीमेंट में आपने खुद ने म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस बोला था, आपने बोला था हम एक दूसरे के मामले में नहीं इंटरफेयर करेंगे, और आपकी बात पे हमने वो एग्रीमेंट किया। आप तो बड़े हीरो थे,
आप तो बड़े शांति प्रिय थे, आप तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बातें करते थे, बस हो गया इतना ही, आप भी तो वही कर रहे हो। तो द एंटायर थिंग फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस, कि वो पूरा होता है ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो नेहरू जी को वो दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग, एंड इनफैक्ट जाओ एन लाई ने एक बड़ा धमकी भरा पत्र नेहरू जी को लिखा, और वो पत्र सब पब्लिक डोमेन में, तुम जाके ढूंढ लेना। पब्लिक डोमेन में वो जो पत्र है उसका जो सार है, उसका जो एसेंस है वो यही था कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू, हम ये जो आपकी मैकमोहन लाइन वगैरह वगैरह है ना, ये हम मानते नहीं है, और हम ये जो आपकी लाइंस है ना, ये जो जॉनसन आर्डर्ग लाइन वगैरह, ये हम मानते नहीं है। सो टाइम आ गया कि लेट अस सेटल दीज इश्यूज, अदरवाइज फुल स्टॉप टिक टिक टिक। इन अ वे कि डिप्लोमेटिक भाषा में इसी को धमकी बोलते। इस टाइम तक सिचुएशन थोड़ी सी ड्रास्टिक हो रही थी, और जब ड्रास्टिक हो रही थी तो इंडिया, वो कहते हैं ना आदमी जब डेस्परेट हो जाता है ना, तो इंडिया स्टार्ट, या कोई भी पर्सन ना, दे स्टार्ट मेकिंग वेरी खतरनाक मिस्टेक्स। तब तक नेहरू जी को यह बात रियलाइज हो चुकी थी कि यह ना मामला खराब हो रहा है, राइट। और क्या होता है ऐसे टाइम पर, विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, क्योंकि मिलिट्री एक्सपर्ट्स की जगह उल्टे सीधे लोगों की सजेशंस आने लगती है। तो व्हाट डिड नेहरू जी से, ना प्लीज ध्यान से सुनना, इसको भी समझना, ये बड़ा जरूरी है, यू डोंट अंडरस्टैंड। इंडिया और चाइना के बॉर्डर में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया और चाइना के बॉर्डर में प्रॉब्लम है कि ये अनडिमार्केटेड बॉर्डर है, इसका कोई पता नहीं है। एक तो लाइंस की लड़ाई है कि जॉनसन आर्डर्ग लाइन कौन सी है, मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन कौन सी है, और ये पथरीली जगह है, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट एरिया, भैया कौन सी लाइन किसकी है? तो लाइन कैसे मानी जाएगी? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। मैं कैसे दिखाऊं तुमको? ओके क्या दिखाऊं मैं? चलो वापस से दिखाता हूं तुमको, तो मैं एक एक करके चीजें दिखाई जा रहा हूं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो लेट्स गेट दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो इस लाइन का करना कैसे? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बॉर्डर है हमारे बीच में। अब यहां तक, ओके, यहां तक चाइना के जो मिलिट्री है वो रोज गश्त लगाती है, मान के चलो यहां तक आती है, ओके, यहां तक चाइना का गश्त लगती है, और यहां तक इंडिया का गश्त लगता है। तो इंडिया के पेट्रोलिंग पार्टी पलटने आकर, पेट्रोलिंग पार्टीज आकर यहां तक गश्त लगाती है। तो रोज सुबह एक गश्त वहां से लगाई जाएगी, एक गश्त यहां से लगाई जाएगी, और दोनों ऐसे देखेंगे और गोल घूम के चले जाएंगे। जहां तक मेरे को गश्त लगाने की आजादी है वहां तक मेरा एरिया हो गया, वो मेरी टेरिटरी होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट्स अ वेरी प्रिमिटिव मेथड, बट ऐसा ही है, बिकॉज कोई डिमार्केशन नहीं है तो क्या हुआ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे पांव जा रहे, वहां तक मेरा एरिया, जहां तक तुम्हारा जा रहा है वो तुम्हारा एरिया। नेहरू जी को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। बताओ सर क्या आइडिया आया? नेहरू जी को एक बड़ा खतरनाक आइडिया आया। तो नेहरू जी बोले ऐसा नहीं चलेगा। तो नेहरू जी ने एक नया ही आइडिया निकाला। उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने इंडियन आर्मी को क्या बोला, ध्यान से सुनना। उन्होंने इंडियन आर्मी को बोला, तुम आजकल यहां पर बैठे हो ना, हाँ, तो मान के चलो यहां पे 100 लोग बैठे हो, तुम ऐसे मत बैठो, तुम 10 लोग यहां चले जाओ। अच्छा, तो वहां तक चले जाओगे, 10 लोग यहां खड़े हो जाओ, 10 लोग यहां खड़े हो जाओ, 10 लोग यहां खड़े हो जाओ, 10 लोग यहां, यानी कि थोड़ा 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 आगे चलते जाओ, ओके, और आगे जाके बंकर लगाते जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी बोला गया। क्या बोला गया? इसको बोला गया फॉरवर्ड पॉलिसी। तो एडवांस पोस्ट बना दिए गए, ओके। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। तो यहां पर जहां 100 लोग, हमारा पहले 100 यहां पे थे, और चाइनीज के भी 100 यहां पर थे। सो यू अंडरस्टैंड दिस। सो चाइना के 100 यहां पे थे, ओके, और इंडिया के भी 100 यहां पे थे। अब इंडिया ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? नेहरू जी ने बोला चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ओके, तुम 10 और आगे खड़ा करो, 10 और आगे खड़ा करो, 10 और आगे खड़ा करो। अब डू यू रियलाइज यार ये तो बहुत ही अजीब पॉलिसी है। क्यों? इसमें ना मिलिट्री लॉजिक है, ना इसमें डिप्लोमेटिक लॉजिक है। क्यों? मिलिट्री लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि आप 10 खड़े हो, फिर वो 10 खड़े, फिर 10 खड़े,
फिर 10 खड़े, यू आर वेरी थिन्ड आउट। ओके, वहां पर वो एक साथ 100 खड़े, तो उनको 100 डिवाइड, दे आर नॉट गोइंग टू फाइट 100। वो जिस दिन दिल करेगा इन 10 पर भारी पड़ेंगे, फिर वो इन 10 को खा जाएंगे, फिर अगले 10 को खा जाएंगे, फिर अगले 10 को खा जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये पॉलिसी मिलिट्री लॉजिक से एकदम मैडनिंग थी। ऑल्सो ये डिप्लोमैटिक लॉजिक से और ज्यादा पागलपन था। क्यों? क्योंकि डिप्लोमैटिक लॉजिक से तुम एक तरह से तुम गिल्टी पार्टी लगोगे कि तुम उकसा रहे हो। चाइना तो मौके का फायदा उठा रहा था, तो वो तो मौके की ताक में था। उसने पहले ये मौके का ताक उठा ली, गलती उसकी है, गड़बड़ वो कर रहा है, लेकिन ताक में वो यही था कि तुमने दलाई लामा को सपोर्ट किया, तुम खुद ही पंचशील तोड़ रहे हो। दूसरा, तुम खुद फॉरवर्ड पॉलिसी बनाते हो। एक बार अगर हम ये पढ़ेंगे तो एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा। फॉरवर्ड पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय इंडियन आर्मी टू रेफर टू एन इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टिव। इंडियन आर्मी इतनी बेवकूफी नहीं कर सकती, लेकिन क्या करें, राइट? So Indian government directive instructing it to establish forward post to reclaim territory occupied by China। तो ये अपने आप में कॉन्टेक्स्ट था। चाइना भी फॉरवर्ड पॉलिसी कर रहा था, तुम बात नहीं समझो। चाइना भी फॉरवर्ड पॉलिसी कर रहा था, लेकिन समझदारी से कर रहा था। वो 4 कदम आगे बढ़ाता था, लेकिन उस बंकर में 100 लोग होते थे, रसद होती थी, एम्यूनिशन होती थी, गन्स होती थी। हमारे फौजियों को कोई ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग को तो छोड़ो, जूते भी नहीं। कोल्ड एरियाज में अक्टूबर का महीना चल रहा है, विंटर्स हैव सेट इन, और माइनसेस में टेम्परेचर चल रहा है, और हमारी फौज को आगे बढ़ने को बोल दिया गया। ना उनके पास एम्यूनेशन, ना उनके पास कोई बैकअप, ना कोई लॉजिस्टिक्स, ना कोई रोड्स। एज अपोज टू दैट, उनका अगर कोई बंकर चाइना का आगे होता भी था, तो वो पूरी तरह से सुसज्जित होता था, उसमें सब कुछ था। इट वॉज हेविली मिलिटराइज। पहले से ऊपर से उन्होंने रोड्स बनाई हुई थी, उन रोड्स में मिलिट्री जो लॉजिस्टिक्स थे वो भर भर के आ रहे थे। ना उनको एम्यूनेशन की कमी थी, ना उनको खाने पीने की कमी थी, ना कोई मेडिकल का प्रॉब्लम था, एंड दैट इज वेयर दिस हैपेंड। चाइना को ये मौका मिल गया। चाइना ने बोला, बाबू कितनी बड़ी गलती करी तुमने, और ये गलती का भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 20th of October 1962, चाइना ने इसी का फायदा उठाया, इसी बहाने का फायदा उठाया, और सडनली इंडिया पर दोनों साइड पर अटैक कर दिया। लद्दाख में एज वेल एज द नेफा विच इज द अरुणाचल प्रदेश रीजन, चाइना ने अटैक कर दिया। सारे फॉरवर्ड पोस्ट थे, कैन यू रीड दिस पार्ट? सारे फॉरवर्ड पोस्ट थे, दे फेल लाइक डोमिनोस, राइट? पर एक पत्तों की तरह उड़ गए। इतना बड़ा अटैक आएगा तो आपके पास उसके रोकने के लिए 10 लोग थोड़ा चाहिए। अगर 100 लोग अटैक करेंगे तो तुम तो 10 ही हो, तुम उड़ जाओगे, फिर द नेक्स्ट उड़ जाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तेजपुर खाली हो गया, बर्बाद हो गया। इट वॉज सच अ मैसिव अटैक, और एक के बाद एक गलत न्यूज आने लग गई कि ये खत्म, वो टेरिटरी गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस अटैक्स on any country at least post World War II, and we were found completely unprepared। हमारा पास कुछ भी नहीं था, there was nothing। हमारे सोल्जर्स के पास ना लॉजिस्टिक्स था, ना कोई उनकी तैयारी थी। माउंटेन वॉरफेयर के लिए एक तैयारी होती है, एक स्नो वेयर होता है, स्नो क्लोथिंग होते हैं, शूज वैसे होते हैं, कुछ भी नहीं था। ऊपर से नेहरू जी को और टेंशन होने लग गई, एंड दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। नेहरू जी इसको कितने टाइम तक डाउन प्ले करते रहे, बोले ना ना ये तो वॉर हुआ ही नहीं, वॉर हुआ ही नहीं। जो क्यों? क्योंकि उनकी तो पूरी की पूरी पॉलिसी गायब मानी जाएगी ना। सो मच सो कि नेहरू जी ने इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशनलाइज ही नहीं होने दिया। कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स कुड हैव, इवन इफ वी कुड नॉट हैव बीटन चाइनीज, लेकिन काफी हद तक हमारी मदद हो जाती, लेकिन नथिंग डूइंग। नेहरू जी ने उसको होने ही नहीं दिया, बिकॉज एयरफोर्स को इन्वॉल्व करना मतलब ये हो जाता कि यार अभी तो वॉर हो गया, आपकी कहां गई पंचशील। लेकिन बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स को यूज ही नहीं किया गया। इसके सब पब्लिक डोमेन में
मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, यू कैन गो अहेड एंड रीड दिस। चाइना अटैक्स इंडिया, और अगर तुम इसको पढ़ोगे तो देयर इज अ बुक बाय ब्रिगेडियर जेपी दलवी विच इज कॉल्ड एज हिमालयन ब्लंडर। तुम अगर इसको पढ़ोगे तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि तुम थोड़ी देर रोने लग जाओगे। अगर तुम तुम्हारे में 1% कंसर्न है फॉर इंडिया, तुम रोने लग जाओगे। तो ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो लता जी ने जब ये गाना गाया तो दुनिया को वो सुनाई दिया, देश को वो सुनाई दिया कि कैसे लड़े होंगे यार हमारे सोल्जर्स। कंप्लीटली इस बुक का सबटाइटल देखो, ये द एंग्री ट्रुथ है, क्योंकि गुस्सा आता है कि क्या कर रहे थे यार हम लोग, व्हाट वर वी डूइंग। 1 महीना चाइनीज कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉयड इंडिया। 1 महीने के बाद नवंबर 20 ऑफ 1962 चाइना ने यूनिलैटरल युद्ध विराम किया, यूनिलैटरल सीज फायर किया। और उस यूनिलैटरल सीज फायर के बाद वो जहां रुक गए, मेरी बात समझो, वो जहां रुक गए, राइट, वो लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। प्लीज अंडरस्टैंड, ये म्यूचुअली अग्रीड लाइन नहीं है। ये लाइन वो लाइन है जहां पे चाइना जाके खुद रुक गया, हमने नहीं रोका, हम रोक ही नहीं पाए थे, वो खुद ही रुक गए। उसके बहुत सारे इंटरनेशनल रीजंस है, और शायद मौसम का भी, कि उनको ये लग रहा था कि विंटर्स आ रही है, उनको ये लग रहा था कि अमेरिका वगैरह सब इंटरफेयर करेंगे, वॉट एवर, दैट इज अ वेरी डिफरेंट डिस्कशन, विल गेट टू इट सम अदर डे। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जिसे बोला जाता है, ये एट द एंड ऑफ 1962 वॉर, ये एक डी फैक्टो बॉर्डर है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। इस बॉर्डर को हम नहीं मानते हैं, ये हम पर थोपा गया है, ये इन्वेडिंग चाइनीज आर्मी ने हम पर थोप दिया है। प्लीज पे क्लोज अटेंशन, डोंट मिक्स इट अप विद LOC जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो LOC है ना माय फ्रेंड्स, वो LOC एक अग्रीड लाइन है। 1972 शिमला एग्रीमेंट के बाद वो मैडम इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि ये हमारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, बीच की लाइन LOC। LAC अग्रीड लाइन नहीं है। LAC इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इट हैज बीन फोर्स्ड। मैं तुम्हें थोड़ा सा अगर डायग्राम दिखा दूं तो तुम्हें ये पिक्चर याद आ जाएगी। कहां गया हमारा अक्साई? तो तुमने ये देखा है यहां पर लिखा हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये ऐसे डॉटेड लाइन बनाई गई। ये लाइन से अक्साई चिन जो एरिया है, इसको चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई कर लिया है, यानी कि 1962 वॉर से उन्होंने इस एरिया को ऑक्युपाई कर लिया है। सो LAC एक डी फैक्टो मतलब आज का बॉर्डर है। डज नॉट मीन कि ये बॉर्डर को हम एक्सेप्ट करेंगे, बाय नॉट अ स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे, ये तो हमको वॉर में प्रेशर में डाल के माना गया। सो ये सिचुएशन आई और हमारा सिचुएशन खत्म हो गया। सो इफ यू नाउ पे क्लोज अटेंशन टू द मैप, तो अब तुम्हें मैप दिखाई देगा, तो तुम्हें यह दिखाई देगा कि ये एरिया, ये जो रेड वाला एरिया विच इज द अक्साई चिन रीजन, ये जो लाइन है, ये लाइन हम पर थोपी गई है, विच इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। राइट, सो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाउ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ध्यान से देखो। तो ये वाला जो पार्ट है, लद्दाख का जो पार्ट है, ओके, ये पार्ट इंडिया का है, करेक्ट? ये सुनो, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऐसे गुजर रही है और ये अक्साई चिन रीजन है। नाउ धीरे 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 हमारे देश को में सरकारें बदली, और खासकर अभी की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार एक रियलिस्ट गवर्नमेंट है। रियलिस्ट मतलब यथार्थवाद है, ओके। उनको प्रेगमेटिज्म समझ में आता है। उनको यह लगा कि क्या सीखा, क्या हमने 62 से हमने सीखा क्या है, क्या हुआ? पिछली बार भी हम तैयारी नहीं करके बैठे थे, पिछली बार भी हम लोग ऐसे अनप्रिपेयर्ड बैठे हुए थे, पिछली बार भी चाइना आया और चाइना ने हम पर अटैक कर दिया। अभी क्या बदल गया है? क्या बदल गया? कुछ भी नहीं। आज तो हम लोग फिर से वही बैठे हुए हम लोग कि यार ये ड्रैगन हमको नहीं खाएगा।
तो इस टाइम की गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, क्या बनाया कि नहीं यार, वॉर नहीं हो रहा है डज नॉट मीन कि वॉर नहीं होगा, दैट्स अ वेरी मेजर डिफरेंस। तो उन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि तुम लोग है ना इस एरिया में रोड्स बनाना स्टार्ट करो। बड़ा मुश्किल होता होगा, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी रोड्स बनानी स्टार्ट कर दी, इस बॉर्डर एरिया में रोड्स बनानी स्टार्ट कर दी। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यहां पर रोड्स बननी स्टार्ट होगी। नाउ यू हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू दिस बॉर्डर। नाउ यहां पर जो पार्ट है इंडिया का लेकिन क्लोजेस्ट टू एलएसी है, उसमें से एक पार्ट इज कॉल्ड एज गालवान वैली। तो गालवान वैली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से एक रोड जाती है, उस रोड को बोलते हैं DSDBO रोड। DSDBO रोड में D इज डारबुक, S इज शोक और DBO इज एक एरिया जिसे दौलत बेग ओल्डी बोलते हैं। दौलत बेग ओल्डी एक ऐसी जगह है राइट एट द एंड ऑफ दैट लाइन ऑफ दैट रोड, जो कि हमारा एक एयर स्ट्रिप है, हमारा प्लेन वहां लैंड हो सकता है। सर अब आप कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं, इमेजिन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो तुम्हें क्या चाहिए? सर हमें चाहिए कि वहां पर जितनी जल्दी हो सके वेपन्स पहुंच जाए, मेन पहुंच जाए, मटेरियल पहुंच जाए, और खुदा ना खास्ता वहां पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहां से मेडिकल इवैक्यूएशन हो जाए। एवरीथिंग शुड बी डन वेरी फास्ट। जैसे ही हमने यहां पे रोड्स बनानी स्टार्ट कर दी, ओके, तो हमने यहां पे रोड्स बनाए। कैन यू सी दिस रोड? सो दिस इज डारबुक, शोक, और ये है DSDBO रोड ऑल द वे टिल दौलत बेग ओल्डी। जैसे ही चाइना को ये दिखने लगा, ओहो चाइना के तो होश खराब हो गए यार, ये कब से तैयारी करने लग गए। सो चाइनीज स्टार्टेड बिकमिंग काइंड ऑफ नर्वस, क्योंकि चाइना को ये लगने लग गया, ओहो ये इंडिया कब से सुधर गया, राइट? ये तो आइडियलिस्टिक कंट्री थी, तो ये लोग हमारे कभी हम सरप्राइज दे ही नहीं पाएंगे। तो इनको तो वो आदत थी ना, वो जो हम लोग जो इनकी सहते रहते थे। तो जब खासकर रिंचन सेतु, कर्नल चवांग रिंचन सेतु बनाया गया, विच वॉज एन ऑल वेदर रोड, तो ये इस फोटोग्राफ में ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह साहब उसके इनॉग्रेशन करे। चाइना का दिमाग खराब होने लग गया। उन्हीं दौरान कोविड चल रहा था, ओके, कोविड का पैंडेमिक था। मैंने तुम्हें क्या बोला कि आज भी हमारा एरिया ऐसे ही है कि जहां तक हमारे पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच जाए वहां तक हमारा एरिया, जहां तक तुम्हारी पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच जाए वहां तक तुम्हारा एरिया। जब कोविड का पैंडेमिक चल रहा था तो जस्ट फॉर द हेल्थ रीजन हम लोग ने अपने अपने सोल्जर्स को बोला कि अभी पेट्रोलिंग मत करो, थोड़ा आइसोलेशन रहेगा, मास्क वास्क पहन के, ताकि ये वायरस फैले ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हेल्थ डैमेज हो। इस मौके का फायदा उठाया चाइनीज ने, और चाइनीज को हमने नेक्स्ट टाइम पता चला तो चाइनीज वहां पर अपने अपने पेट्रोलियम के एरिया से बहुत आगे आकर उल्टा उन्होंने अपने अपने बंकर बना लिए थे। तो उन्होंने अपने अपने बंकर बना लिए। जब इंडियन आर्मी को यह पता चला तो ये तो ऑब्वियसली गलत है, ये तो धोखा है। सो इंडिया और चाइना के फोर्सेस के बीच में इतने सालों के बाद 1967 नाथुला के बाद कभी भी चाइना और इंडिया के बीच में वहां पर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। नॉट अ बुलेट हैज बीन शॉट। वैसे लकीली अभी भी बुलेट नहीं शॉट हुई है। और उस हाथापाई में, हाथापाई बोलेंगे बिकॉज थैंकफुली सोल्जर्स नहीं हुए, ने गोलियां नहीं चलाई, उसमें अनफॉर्चुनेटली कर्नल संतोष बाबू वॉज किल्ड इन एक्शन। और ये किल्ड इन एक्शन ही बोलना पड़ेगा बिकॉज वो था तो वॉर ही एक तरह का, बिकॉज बट गोलियां तो नहीं चली, और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। दिस वॉज अ फर्स्ट क्लैश इन अबाउट 50 years। अब उसके बाद चुप रहने वाली जगह नहीं थी। इट वॉज अ वार्निंग इनफ कि चाइना यहां पर गड़बड़ कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड कि नथिंग डूइंग। अब हम ये मौके को लाइटली नहीं जाएंगे, राइट? और इसीलिए जितने फोर्सेस है उनको बोला गया अब वहीं पर ही बैठो, सर्दी हो गर्मी हो, तुम्हें बेस्ट ऑफ द वेपन्स पहुंचाए जाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर्स पहुंचेंगे, राफेल फाइटर्स ऊपर से उड़ के जाएंगे, टैंक्स होंगे, सब होंगे। वी विल एस्टैब्लिश अ बेसिस, हम वहां पे परमानेंट बेस बना के बैठेंगे, देखते हैं चाइना क्या करता है।
सो चाइनीज को कभी सोचा नहीं था उन्होंने कि यार इंडियंस इतने जिद्दी, इतने ज्यादा पावरफुल कब से हो गए, इतना पॉलिटिकल विल कैसे हो गया। चाइना इंडिया ने बोला तुम ट्रेड करना है ना करो, तुम हमारे साथ ब्रिक्स में बैठना है ना बैठो, एससीओ में बैठना है ना बैठो, लेकिन इस बॉर्डर में तुम 1 इंच भी अंदर नहीं आ पाओगे, तुम्हें ये मौका ही नहीं मिलेगा। अब चाइनीज भी वहां पे आके बैठ गए। अब चाइना की फोर्स और इंडिया की आर्मी में जमीन आसमान का फर्क है। उनके बच्चे बच्चे वीडियो गेम आर्मी है, ओके, उन्होंने सिर्फ पिक्चरों में देख देख के लड़ाई झगड़े सीखे। इंडियन आर्मी एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है, अमंग्स द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी है। पिछले 50-60 साल से तो हम लगातार लड़ ही रहे, और टेररिज्म के बाद से तो हम रोज ही लड़ रहे हैं। सो हम लोगों ने बोला तुम भी आ जाओ हम भी आ जाओ, अब देख ही लेते। अब 4 साल से ये कहानी चल रही है। यस, इट हैज अ ह्यूमन एंगल, इट हैज अ ह्यूमन कॉस्ट, इट हैज अ मटेरियल कॉस्ट, इट हैज अ मनी कॉस्ट, प्लस एक टेंशन है, पूरी दुनिया को भी टेंशन है, क्योंकि ऐसी चीजों पे कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। एंड थैंकफुली फास्ट फॉरवर्ड, ओके, आफ्टर मेनी 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 डिप्लोमेटिक मेजर्स और बहुत सारे डी एस्केलेशन मेजर्स, both at the level of diplomats as well as the level of army, अब बहुत सारी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स हुई और बहुत सारी पार्टीज के बाद, बहुत सारी डिस्कशंस के बाद फाइनली बोथ ऑफ देम डिसाइडेड कि बहुत हो गया, राइट, देयर इज नो पॉइंट, अब इंडिया को लाइटली नहीं लिया जा सकता और टाइम हैज कम दैट वी शुड डू डिसएंगेजमेंट। व्हाट इज डिसएंगेजमेंट? कि उनको बोला गया कि आप अपनी फोर्स अपने वापस बुलाओ, हम भी अपनी फोर्स वापस बुलाते। आई वुड कॉल दिस एज अ बिग बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री, बिकॉज किसी भी कंट्री को चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, नोबडी शुड बी पुश्ड इनटू अ सिचुएशन जो कि एक परपेचुअल परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर में हो। ये भारी ही पड़ता है। सो इन अ वे वी हैव कम टू दैट एंगेजमेंट, और मुझे ऐसी उम्मीद है और ऐसा करे भगवान ऐसा करे कि लेट अस होप दैट पीस प्रिवेल्स। वी डोंट वांट वॉर। दुनिया में दुखों की कमी नहीं है, ओके, कि और ज्यादा दुख हो और ज्यादा परेशानियां हो, किसी को युद्ध पसंद नहीं है। चाइना शुड मेक श्योर दैट वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को इन चेक रखे। इंडिया शुड मेक श्योर कि हम पीस पे बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन द बेस्ट वे ऑफ इंश्योरिंग पीस इज टू प्रिपेयर फॉर वॉर। तुम अपने आप को सशक्त रखो ताकि कोई दुश्मन इस बारे में सोच ना सके कि इंडिया को लाइटली लिया जा सके। सो इन द एंटायर ब्रेथ ऑफ इट, इन द लास्ट 1 आवर और सो, मैंने तुम्हें पूरा बैकग्राउंड समझा दिया। तुम अगर ये बात सारी समझ गए, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसके बारे में तुमको कोई टेंशन होगी, एटलीस्ट इन सो फार एज इंडिया चाइना इश्यूज विद रिलेशनशिप टू वेस्टर्न सेक्टर कोई भी पॉइंट होगा, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। अगर तुमने एंजॉय किया है कमेंट सेक्शन में डालो, मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस, एंड नेक्स्ट टाइम आई सी यू विद सम अनदर करंट अफेयर्स, एंड इतना ही डिटेल में हम फिर डिस्कस करेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।